रातां लंबियां लंबियां रे, कटे तेरे संगे संगे रे। हम्म। जुबिन नौटियाल, ये आवाज आज कौन नहीं पहचानता। बिल्कुल। मतलब हर प्लेलिस्ट में, हर कैफे में कहीं ना कहीं आवाज सुनाई दे ही जाती है। सही बात है, लेकिन आज हम सिर्फ उनके हिट्स की गिनती नहीं करने वाले। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज सवाल क्या का नहीं है, बल्कि कैसे और क्यों का है। एग्जैक्टली हमारे पास जुबिन नौटियाल जीवन और संगीत यात्रा नाम से कुछ नोट्स हैं, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी आवाज में वो कौन से छुपे हुए तत्व हैं। मतलब उनकी ट्रेनिंग, उनका म्यूजिकल अंदाज, वो छोटी छोटी बातें जो देहरादून के एक लड़के को आज के दौर के सबसे कामयाब और पसंदीदा गायकों में से एक बनाती हैं। तो चलिए इस आवाज के पीछे की कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। और इसका एक सीधा सा रास्ता है। हम शुरुआत करेंगे उनकी जड़ों से, मतलब देहरादून में उनकी संगीत की तालीम से। ठीक है। फिर हम बात करेंगे मुंबई में उनके पहले कदम की, वो दौर जब बॉलीवुड में उनकी आवाज ने अपनी जगह बनानी शुरू की। और फिर उनके सबसे बड़े हिट्स के जरिए उनकी सफलता के शिखर को छुएंगे। और आखिर में जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है, हाँ, हम उनकी गायकी का विश्लेषण करेंगे, ये समझने के लिए कि उनकी आवाज का जादू आखिर है क्या। शानदार। तो फिर कहानी शुरू होती है। देहरादून से जन्म है 14 जून 1989। लेकिन जब मैं ये नोट्स पढ़ रहा था तो एक बात पर मेरी नजर अटक ही गई। कौन सी बात? 4 साल की उम्र। हाँ, मतलब मुझे तो अपने 4 साल की उम्र का कुछ ठीक से याद भी नहीं है, और ये जनाब उस उम्र में सुर लगा रहे थे। ये तो यकीन ही नहीं होता। ये वाकई हैरान करने वाली बात है, और शायद यही उनकी कहानी का सबसे सबसे अहम हिस्सा है। कैसे? इससे ये पता चलता है कि संगीत उनके लिए कोई करियर का विकल्प नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कि बड़े होके सोचा कि चलो सिंगर बनते हैं। अच्छा। ये उनके अंदर पहले से था। जैसे कोई चलना सीखता है, बोलना सीखता है, उन्होंने वैसे ही गाना सीखा। और ये सिर्फ घर पर गुनगुनाने तक ही नहीं था, उन्होंने बाकायदा इसकी पढ़ाई की। देहरादून के सेंट जोसेफ एकेडमी और फिर वेलम बॉयज स्कूल, मतलब बड़े जाने माने स्कूलों में उनकी पढ़ाई हुई। लेकिन साथ साथ संगीत की फॉर्मल ट्रेनिंग भी चलती रही। और जो कमाल की बात है वो ये है कि उन्होंने सिर्फ गाना नहीं सीखा। राइट। नोट्स बताते हैं कि उन्होंने गिटार, पियानो, हारमोनियम और ड्रम जैसे कई साज, कई इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में भी महारत हासिल की। ये तो अपने आप में एक वन मैन बैंड वाली बात हो गई। हाँ, और ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिंगर का काम तो बस माइक पर आकर गा देना है। सही है। लेकिन जब एक गायक इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाना जानता है तो उसकी संगीत की समझ बहुत बहुत गहरी हो जाती है। वो सिर्फ गाने की धुन को नहीं समझता। तो क्या इसका असर उनके गाने चुनने या गाने के तरीके पर भी पड़ता है? जाहिर है, जब आप पियानो या गिटार बजाते हैं तो आप सिर्फ मेलोडी नहीं, आप कोड्स और हार्मनी को भी समझते हैं। अच्छा। आप समझते हैं कि गाने का पूरा ढांचा कैसे बनता है। इसीलिए अगर आप ध्यान दें तो जुबिन की आवाज गाने के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ बहुत खूबसूरती से घुल मिल जाती है। वो संगीत पर सवारी नहीं करते, वो उसका एक हिस्सा बन जाते हैं। ये तो मानना पड़ेगा। और ये समझ उन्हें संगीतकार के साथ एक बेहतर तालमेल बिठाने में भी मदद करती होगी, क्योंकि वो दोनों एक ही भाषा में बात कर रहे होते हैं। तो ये गहरी समझ और सालों की मेहनत का ही नतीजा था कि 18 साल की उम्र तक वो अपने शहर देहरादून में एक लोकल स्टार बन चुके थे। बिल्कुल। लाइव शो करना, अपनी एक पहचान बनाना, ये सब हो रहा था। और इस लोकल पहचान की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। मुंबई आने वाले हजारों संघर्ष करने वालों के बीच वो एक ऐसा आत्मविश्वास लेकर आए थे जो रातों रात नहीं बनता। मतलब उनको पता था कि उनकी कला में दम है। हाँ। क्योंकि उनके अपने शहर के लोगों ने उस पर मोहर लगा दी थी। हाँ। इससे दिमागी तौर पे बहुत हिम्मत मिलती है। तो देहरादून में वो एक लोकल हीरो बन चुके थे। बिल्कुल। ये आत्मविश्वास लेकर वो मुंबई आए। लेकिन मुंबई तो एक अलग ही दुनिया है। बिल्कुल अलग। यहाँ तो हजारों लोकल हीरो हर रोज आते हैं। तो सवाल यह है कि जुबिन ने इस भीड़ में अपनी पहली पहचान कैसे बनाई। साल था 2014। और 2014 का साल याद करना भी जरूरी है। वो दौर था जब बॉलीवुड म्यूजिक पर एक तरफ हनी सिंह और बादशाह जैसे रैपर्स का दबदबा था। पार्टी एंथम्स। हाँ, और दूसरी तरफ अरिजीत सिंह मेलोडी के बादशाह बनकर उभर चुके थे। तो हर तरफ या तो पार्टी गाने थे या फिर बेहद इंटेंस रोमांटिक गाने। ऐसे में एक नई, नरम और सोलफुल आवाज के लिए जगह बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। और यहीं पर उनकी शुरुआत खास हो जाती है। उन्होंने एक गाने से नहीं
बल्कि एक ही साल में 2 अलग-अलग अंदाज के गानों से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अच्छा। पहला गाना था फिल्म सोनाली केबल का एक मुलाकात हो। हाँ हाँ, वो गाना बहुत चला था। उसकी धुन बहुत बहुत सुकून देने वाली थी। एक नरम, रोमांटिक, लगभग गजल जैसा एहसास देने वाला गाना। और उसी साल आया फिल्म द शौकीन्स का मेहरबानी। ये गाना भी रोमांटिक था, लेकिन इसका अंदाज थोड़ा ज्यादा उत्साहित था, थोड़ा जोशीला था। राइट। इन 2 गानों ने एक ही बार में इंडस्ट्री को 2 बातें बता दी। पहली कि एक नई और दमदार आवाज आई है, और दूसरी जो ज्यादा जरूरी थी, वो क्या? कि ये आवाज किसी एक खाने में फिट नहीं होती, इसमें रेंज है। मतलब उन्होंने अपनी पहली पारी में ही खुद को टाइपकास्ट होने से बचा लिया। बिल्कुल। और ये एक बहुत सोची समझी या शायद किस्मत की ही बात हो, पर ये उनके करियर के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। संगीत निर्देशकों को ये संदेश गया कि इस गायक को हम एक शांत गाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक अपबीट ट्रैक में भी। और इस मजबूत शुरुआत के बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब उस दौर पर आते हैं जब जुबिन नौटियाल सिर्फ एक नाम नहीं रहे, बल्कि एक ब्रांड बन गए। उनके हिट गानों की लिस्ट तो खैर बहुत लंबी है, लेकिन कुछ गाने हैं जो मील का पत्थर बने। मेरे जहन में सबसे पहले आता है बजरंगी भाईजान का कुछ तो बता जिंदगी। एक बहुत ही गहरा गाना। उस फिल्म का एल्बम पूरा का पूरा सुपरहिट था, और उस एल्बम में अपनी जगह बनाना ही अपने आप में बड़ी बात थी। सही बात है। उस गाने ने जुबिन की आवाज के दर्द और इमोशन को जिस तरह सामने रखा, उसने उन्हें एक गंभीर गायक के तौर पर स्थापित कर दिया। सही कहा। और फिर आया वो गाना जिसने शायद सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2021 में फिल्म शेरशाह का राता लंबिया। मुझे लगता है वो सिर्फ एक गाना नहीं था, वो एक फिनोमेनन बन गया था। हाँ। वो एक सांस्कृतिक घटना थी। मुझे याद है उस साल मैं जहां भी गई, किसी भी कैफे में, किसी शादी में, यहाँ तक कि जिम में भी यही गाना बज रहा था। हर जगह। उसने एक तरह से 2021 के साउंड ट्रैक पर कब्जा कर लिया था। हाँ। और इस सफलता पर आईफा जैसे बड़े पुरस्कारों ने भी मुहर लगाई। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, राता लंबिया की धुन बहुत सीधी और सरल है। तो ऐसा क्या था उनकी आवाज में कि ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हाँ। और इसका जवाब हमें उनकी पहाड़ी ताजगी में मिलता है, जिसका जिक्र अक्सर होता है। अच्छा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उनकी गायकी की तकनीक में दिखता है। जहां दूसरे गायक एक ही लाइन में कई सुरों का खेल दिखाते हैं, जिसे मुर्कियां कहते हैं, जुबिन की आवाज सीधी और साफ चलती है। वो धुन को बहुत ज्यादा सजाते नहीं है, मतलब सिंपल रखते हैं। हाँ, बिल्कुल सिंपल, जिससे गाने का जो असली इमोशन है वो बिना किसी मिलावट के सीधा सुनने वाले तक पहुंचता है। राता लंबिया इसका बेहतरीन उदाहरण है। धुन सरल है और उनकी आवाज भी उतनी ही सरल और सच्ची। और शायद यही सादगी लोगों के दिलों को छू गई। लेकिन उन्होंने सिर्फ फिल्मों में ही तो गाने नहीं गाए। और अहम पहलू है, उन्होंने टी सीरीज जैसी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर सिंगल गानों का एक पूरा कल्चर बनाया। सही है। इसने उन्हें सिर्फ बॉलीवुड का प्लेबैक सिंगर होने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें एक इंडिपेंडेंट पॉप स्टार की हैसियत भी दी। ये दिखाता है कि उनकी अपील सिर्फ फिल्म के किरदारों से बंधी नहीं है। लोग सीधे उनकी आवाज के लिए आते हैं। एग्जैक्टली। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। हमारे नोट्स में ये बात साफ लिखी है कि इनकी तुलना अक्सर अरिजीत सिंह और आतिफ असलम से की जाती है। होती है। ये तीनों ही अपनी इमोशनल और दिल को छू लेने वाली गायकी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन एक आलोचक ये भी कह सकता है कि अरिजीत और आतिफ के बनाए इमोशनल स्पेस में गाना एक सेफ यानी सुरक्षित विकल्प है। सही है। क्या इसमें कुछ नया करने की कमी नहीं है? ये एक वाजिब सवाल है, और इसका जवाब नया शब्द की परिभाषा में छिपा है। देखिए, संगीत में पहिया फिर से बनाना हमेशा जरूरी नहीं होता। अच्छा। कभी कभी कला इस बात में होती है कि आप एक जानी पहचानी भावना को कितनी सच्चाई और कितने अलग अंदाज से पेश करते हैं। यहीं पर हमें आवाज की टेक्सचर यानी बनावट को समझना होगा। आवाज का टेक्सचर, ये थोड़ा समझाइए। जरूर। अरिजीत सिंह, आतिफ असलम और जुबिन नौटियाल तीनों ही दर्द और प्यार के गाने गाते हैं, पर तीनों की आवाज का टेक्सचर अलग है। अरिजीत की आवाज में एक हल्का सा खुरदुरापन है, एक हस्कीनेस है। हाँ। जो दर्द को बहुत गहराई और परिपक्वता से दिखाती है। हाँ। आतिफ की आवाज में एक रॉक स्टार वाला खुलापन और एक हाई पिच की ताकत है। राइट।
वहीं जुबिन की आवाज बहुत साफ और क्लीन है। उसमें एक मासूमियत है, एक सादगी। हाँ, वो दर्द को गुस्से या उदासी से नहीं, बल्कि एक सादगी और निर्मलता के साथ पेश करते हैं। और यही फर्क उन्हें एक ही जॉनर में अपनी अलग पहचान देता है। मतलब इमोशन वही है, लेकिन उसे पेश करने का रंग अलग है। बिल्कुल, उनका यूनिकपन किसी नए जॉनर को बनाने में नहीं, बल्कि उनकी अपनी आवाज की बनावट में है। उन्होंने एक सफल फॉर्मूले को कॉपी नहीं किया, बल्कि उसे अपनी आवाज की सच्चाई से एक नया जीवन दिया। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो जुबिन नौटियाल की कहानी सिर्फ एक सुरीली आवाज की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है उस नींव की जो उन्होंने सोचिए 4 साल की उम्र में रखनी शुरू कर दी थी। जी। ये कहानी है संगीत को सिर्फ गाने तक नहीं, बल्कि साजों के जरिए उसकी आत्मा तक समझने की। और फिर मुंबई आकर एक भीड़ भरे बाजार में अपनी आवाज की सादगी और साफ गोई को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने की। आपने से बहुत अच्छे से संक्षेप में बताया। जुबिन की कहानी इस बात का सबूत है कि कभी-कभी सबसे बड़ी नवीनता बहुत ज्यादा प्रयोग करने में नहीं होती, बल्कि किसी एक चीज को पूरी सच्चाई और सादगी से करने में होती है। उन्होंने साबित किया कि एक सीधी, सरल और दिल से निकली आवाज आज भी करोड़ों दिलों तक पहुंचने का सबसे पक्का रास्ता है। उनकी सफलता शुरुआती समर्पण, गहरे संगीत ज्ञान और अपनी अनूठी भावनात्मक शैली पर टिके रहने का नतीजा है। वाकई, देहरादून की शांत वादियों से लेकर बॉलीवुड के शोर भरे मंच तक उनकी आवाज ने अपनी वो मासूमियत और सच्चाई कभी नहीं खोई। आज हमने जुबिन नौटियाल के सफर की परतों को खोला और ये समझा कि एक सफल कलाकार के पीछे सिर्फ प्रतिभा नहीं, बल्कि सालों की तपस्या और अपनी कला की गहरी समझ होती है। और ये चर्चा हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ती है। अच्छा, किसी भी कलाकार की असली सफलता आखिर किसमें है? कुछ ऐसा बनाने में जो पहले कभी सुना न गया हो, या फिर एक पहले से मौजूद और पसंदीदा शैली को लेकर उसे इतनी शिद्दत और परफेक्शन से निभाने में कि वो आपकी अपनी बन जाए? ये तो सोचने वाली बात है। जुबिन नौटियाल का करियर देखकर लगता है कि उनकी कामयाबी शायद इन दोनों के बीच एक खूबसूरत संतुलन में छिपी है। उन्होंने एक जानी पहचानी भावुक शैली को अपनी आवाज देकर उसे एक नई पहचान दी है।